तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में डिफॉल्ट बेल के बारे में। सबसे पहले तो कई लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि डिफॉल्ट बेल क्या होती है, क्योंकि कुछ लीगल जो टर्म्स होते हैं वो लोगों को पता नहीं होते। जैसे कि नए इंटर्न्स भी आते हैं तो उनको डिफॉल्ट बेल के बारे में पता भी नहीं होता कि आखिरकार डिफॉल्ट बेल क्या होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है सिर्फ एक रेगुलर बेल के या एंटिसिपेटरी बेल के बारे में ही जानते हैं। लेकिन एक बार जो है वो कभी भी ये नहीं जान पाते बहुत से लोग तो कि डिफॉल्ट बेल क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे डिफॉल्ट बेल के बारे में कि आखिरकार डिफॉल्ट बेल क्या होती है और कब वो ली जा सकती है और क्या उसके प्रोविजन है और किस तरह से ली जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो में। तो सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से कि आखिरकार डिफॉल्ट बेल क्या होती है। देखिए, जहां तक हम बेल की बात करते हैं, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बेल क्या होती है। कोई भी ऑफेंस, चाहे वो बेलेबल हो, नॉन बेलेबल हो, अब उसमें बेल एक जमानत, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जमानत, एक कंडीशंस पे मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट द्वारा दी जाती है कि भाई जब तक हमारा ट्रायल चलेगा, जब तक केस चलेगा, तब तक इस पर्सन की लिबर्टी को सीज ना करा जाए, और अगर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस हैं उसी केस में उसको जेल में रखा जाए। अब जहां तक बात आती है डिफॉल्ट बेल की, डिफॉल्ट बेल एक पर्सन का जिसने, अगर वो किसी भी अपराध में या नॉन बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर वो जेल में है, और उसको, उसका जो ऑफेंस है, जिसकी जो सजा है, अगर वो 7 साल तक है, तो उस केस में उसका जो चालान है, जो उससे बोलते हैं चार्जशीट, वो विद इन 60 डेज में फाइल हो जानी चाहिए। जो उसका पीरियड ऑफ रिमांड है, जिस दिन उसको अरेस्ट किया है, जब से स्टार्ट हो जाता है, जो कि एवरी 14 डेज के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। अब जब वो हर 14 डेज में मैजिस्ट्रेट के सामने आ रहा है, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द पुलिस ऑफिसर्स टू फाइल द चार्जशीट विद इन 60 डेज। अगर कोई ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि जिसमें कि पनिशमेंट जो है अबव 7 years है, तो उस केस में दे हैव टू फाइल द चार्जशीट विद इन 90 डेज। और अगर ये कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं, जैसे कि एनडीपीएस है, उसके अंदर 180 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। बट अगर if there is a failure to file the charge sheet before the concerned court, in that case the bail is granted, that is called the default statutory bail। यानी कि एक ऐसा इंडिफिजिबल राइट है एक्यूज का, जिसको अगर उसको एक बार उसने अटेन कर लिया, देन इज एंटाइटल्ड फॉर द बेल। तो अगर यदि मान लीजिए आपके परिवार में, आपके जान पहचान में अगर कोई भी व्यक्ति जेल में है और उसकी चार्जशीट काफी लंबे समय से नहीं फाइल की गई है, तो उस केस के अंदर आप, जो उसका जेसी का दिन था, पीरियड ऑफ रिमांड, जिस दिन उसका रिमांड की डेट स्टार्ट हुई थी, मैजिस्ट्रेट के सामने जब उसको पुलिस ने अरेस्ट करके पेश किया था, उस दिन से लेकर अगर उसने जो उसका अलेज्ड ऑफेंस है, जो कि उसके सेक्शंस हैं, जैसे कि मान लीजिए 397 है, जिसमें कि पनिशमेंट है 7 years है, अगर वो उस ऑफेंस के अंदर आता है और चार्जशीट 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं, सो इन दैट केस अंडर सेक्शन 167(2) ऑफ सीआरपीसी डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जा सकती है। इवन इन सम ऑफ द जजमेंट्स इट हैज बीन क्लियर्ड बाय द एपीलेट कोर्ट्स दैट कि ये डिफॉल्ट बेल को वर्बली भी अगर कोर्ट में वो प्रोनाउंस कर देते हैं कि भाई दिस पर्सन एंटाइटल्स फॉर द डिफॉल्ट बेल, सो इन दैट केस मैजिस्ट्रेट चेक्स दैट कि वेदर द चार्जशीट इज फाइल्ड और नॉट। सो इमीडिएटली अगर ये कंसर्न नोटिस में आता है कि चार्जशीट इज नॉट फाइल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम ऑफ 60 डेज और 90 डेज, इन दैट इस केस के अंदर कोर्ट फॉर द एंटाइटलमेंट ऑफ द डिफॉल्ट बेल एक्यूज को बेल ग्रांट कर देती है। यानी कि सिंपल वर्डों में अगर कहा जाए तो जिन केसों में 7 साल तक की सजा है उसमें 60 डेज जो है टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का, और जिस केसों में 7 साल से ज्यादा का टाइम है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, उसमें 90 डेज यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल होती है। और अगर नहीं होती है तो यस। वो डिफॉल्ट बेल में गिने जाएंगे अगर वो अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर सर एक सवाल आता है सामने सलीम कि सलीम भाई, क्या। यस। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कुछ सिंह। अमजद सर ने जो है बिल्कुल सही बोला है, पर जो इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि जिसमें जो डिफॉल्ट बिल है, जो हमारे जो प्रोविजन है, वो हमारे 167 सीआरपीसी में दे रखा है। अभी प्रोविजन 167 में पढ़ोगे कि अगर कोई भी चार्जशीट अगर 60 या 90 दिन के अंदर फाइल नहीं फेल करता है आईओ सबमिट करने में, तो उसे डिफॉल्ट बिल ग्रांट कर जाती है, मिल जाती है। और जो डिफॉल्ट बिल है आपको जो 10 साल से कम की सजा है, एज पर माई नॉलेज, जो 10 साल के कम की है या एक्सटेंड है, उसमें 60 दिन के लिए होता है। और एज पर जो 10 साल के ऊपर की सजा है, या लाइफ इंप्रिजमेंट है, डेथ पेनल्टी है, 90 दिन के लिए होता है। तो इसमें अगर ये चीज में फेल कर जाता है, तो इसमें जो एक्यूज का भी इंडिसिबल राइट, अगर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाता है तो एक्यूज का जो हमारे जजमेंट में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की से, इंडिविजुअल राइट कहा गया है एक तरह से एक्यूज को, वो अगले ही दिन उसके मतलब कोई भी जो काउंसिल है अगर कोई भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो इसमें जो जज के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा कि बेल ना देने के लिए, वो जज को उसको देना ही पड़ेगा बेल।
तो उसमें इसको वो एंटाइटल कर सकता है इसके अगले दिन। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इसके लिए कोई अलग से एप्लीकेशन भी लगानी पड़ेगी या ओरली सबमिशन दे दे कोर्ट को? क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखा जाता है कि जब 90 डेज पूरे हो जाते हैं तो पुलिस वाले, आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो पुलिस वाले को भी पता चल जाता है। तो इसका इसका किस तरीके से समाधान निकाले कि वो हमारी बेल एप्लीकेशन जो होगी वो फॉर्मेट पे जाएगी, क्या फिजिकल जाएगी या ओरली भी हम सबमिट कर सकते हैं कोर्ट को? सलीम भाई, इसमें वैसे बहुत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है क्लियरली, जैसे अमजद सर ने कहा गया है, इसमें हम ओरली भी सबमिट कर सकते हैं। पर इसमें क्या होता है, जब प्रैक्टिकल में इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उसमें वो एप्लीकेशन को रिटर्न में मांगते हैं, ये जो ओरली को ज्यादा कंसिडर नहीं करते। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने भी इसमें एक डिफॉल्ट बिल हो गई थी, मैंने ओरली मेंशन किया था, वो जज साहब ने कंसिडर नहीं किया। जज साहब ने बोला आपको यू हैव टू द फाइल द बिल एप्लीकेशन रिटर्नली। तो मैंने इसमें बिल एप्लीकेशन लगाई और इसमें, और जज साहब ने फिर ग्रांट करी। ओके। अच्छा, एक एक नहीं, सवाल मेरा। इसका एक solution ये हो सकता है कि जैसे ही आप एक रिटर्न एप्लीकेशन लेके जाते हैं कि भाई ये जो हमारा एंटाइटलमेंट है कि ऑफेंस जो है अप टू 10 years है, 60 days में काउंट होना चाहिए, तो उस केस में आप उस एप्लीकेशन को जैसे ही कोर्ट में देंगे, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि वो आपकी एप्लीकेशन पे डेट और टाइम डालेगी। तो आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो लेना बहुत जरूरी है कि किस टाइम पे वो बेल एप्लीकेशन आई थी। बिकॉज इस डिफॉल्ट को खत्म करने के लिए कई बार कोर्ट से जब मैसेज आता है कि भाई वो चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, तो कई बार वो चार्जशीट जो होती है वो डीसीपी के साइन नहीं हुए, एसीपी के साइन नहीं हुए, या फिर वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच में पड़ी है, कोर्ट तक नहीं आ पाई, तो इमीडिएटली वो कोशिश करते हैं कि भाई उस वो जो चार्जशीट है वो बेल एप्लीकेशन से पहले शो कर दें। बट यस, अगर आपने उसको मेरा एक्नॉलेज मेरा करा लिया मेरा है। अगला सवाल यही था, क्योंकि बहुत से लोगों के दिल में, और क्या नाम है, जो एडवोकेट्स होते हैं उनके मन में एक सवाल आता है, उनके सामने भी ये परेशानी आती है कि जैसे कि आपने बताया कि जैसे ही हमने डिफॉल्ट बेल के लिए हमने एप्लीकेशन फाइल की, तो वैसे ही जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि डिफॉल्ट बेल के लिए जो है अप्लाई कर दिया गया है। तो डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई करने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जब पता चल जाता है तो वो अधूरी चार्जशीट फाइल कर देता है, यानी कि उसमें कुछ कमी भी है तो वो अपनी जो है अपने ऊपर एलिगेशन ना आए उसके ऊपर, इसलिए वो अधूरी चार्जशीट फाइल कर देता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में कि अधूरी चार्जशीट फाइल कर दी गई है तो क्या फिर भी 167 में जो डिफॉल्ट बेल हम मांग रहे हैं वो अलाउ होगी? देखो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, एक्चुअल में एक रिसेंट केस हमने किया अभी, एक स्पेशल कोर्ट का था और 3 days का हॉलीडे था, जिसमें कि चार्जशीट जो थी वो 90 days के अंदर फाइल करनी थी, करेक्ट। तो पॉक्सो केस था उसमें। हुआ क्या कि स्पेशल कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट जितनी भी है स्पेशल कोर्ट में आती हैं। अब आईओ ने क्या किया, ड्यूटी एमएम के यहाँ पर वो चार्जशीट फाइल कर दी, करेक्ट। अब जब वो चार्जशीट ड्यूटी एमएम के यहाँ फाइल कर दी, तो जज साहब ने बोला कि भाई चार्जशीट ऑलरेडी फाइल, सो इट इज बेटर दैट यू विड्रॉ द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉल्ट बेल। बट आई परसिस्ट दैट कि भाई ये जनाब सबसे पहले इंपॉर्टेंटली ये चेक करें कि वो जो चार्जशीट है वो इस स्पेशल कोर्ट में, जो पॉक्सो कोर्ट है, इसमें फाइल हुई है अभी तक या नहीं हुई है, या ड्यूटी एमएम के यहाँ फाइल हुई है। जो उसका रिप्लाई आता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है हम लोगों ने। तो जब वो चार्जशीट हमने फाइंड आउट करी तो वो स्पेशल कोर्ट में नहीं आई थी। सो इन दोज रिगार्ड आई फाइल्ड सर्टेन जजमेंट्स बिफोर द पॉक्सो कोर्ट कि सिंस इट इज द स्पेशल कोर्ट, और स्पेशल कोर्ट जितनी भी डेजिग्नेटेड है, जब तक वहां चार्जशीट फाइल नहीं होगी इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ charge sheet filed. So in that regard, the court had to allow the bail application, and both the accused were granted the bail on the same day. तो इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि अगर सपोज कीजिए कि कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और वो इस बात को साबित करता है कि जो एप्लीकेशन है वो बाद में फाइल हुई है और मेरी चार्जशीट सेम डे ही पहले फाइल हुई है, ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? और ऐसा कोई एक एग्जांपल आपके पास हो तो बता सकते हैं जिससे कि हमारे दर्शकों को समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, ये बहुत ही हाइड एंड सीक वाला गेम है ये जो डिफॉल्ट बेल का है, बिकॉज जो मैक्सिमम कोर्ट्स में देयर आर सम ऑफिशियल्स जो कि दिल्ली पुलिस से कनेक्टेड रहते हैं, और वो कभी नहीं चाहते कि ये डिफॉल्ट हो प्रोसिक्यूशन साइड पे या फिर दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स के बिहाफ पे। और ये एक बड़ी जवाबदेही बन जाती है प्रोसिक्यूशन की भी कि वाई द डिफॉल्ट हैज टेकन प्लेस। सो अल्टीमेटली इस केस के अंदर देयर वाज अ रीसेंट इंसिडेंट वेर इन जो एप्लीकेशन हमारी तरफ से फाइल हुई थी कोर्ट में, इट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड जो प्रोसिक्यूशन ने जो अपनी चार्जशीट फाइल करी ऑन द सेम डे, अब उसके अंदर
the important factum the IO was showing कि this charge sheet has been filed earlier than the bail application, but हमने उस bail application पे acknowledgement करा दिया था किस टाइम हमारी bail application आई, और हमने जिस टाइम पे उसे काउंटर पे सबमिट किया तो उसकी एक फोटो विद टाइम डेट हमने उसको क्लिक कर लिया. अब दी IO केम विद द रिजल्ट कि भाई सर मेरी जो लोकेशन है वो कोर्ट में अर्ली इन द मॉर्निंग 10:30 की है. Then we shown that कि सर at 10 o'clock we have our location in the court wherein we filed this application with the photographs which is showing in the photograph early in the morning at 10 o'clock. So वो आधे घंटे के अंतराल पे the court actually got satisfied and said that yes, this application was filed earlier than the bail application, the charge sheet, and the bail was granted. So default bail के लिए we have to be very much proactive. यानी कि यहाँ पर जो है एडवोकेट्स का जो है वो एक्टिव होना वो बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि उनको ये ख्याल रखना पड़ता है कि भाई डिफॉल्ट बेल हमें किस तरह से मिल सकती है, और उस चीज 90 डेज और 60 डेज का. अच्छा सर, एक चीज और आपने अभी बताया था कि 120 डेज का भी टाइम होता है, ये किन केसों में होता है ज्यादातर? क्योंकि लोगों को तक जो नॉर्मल पता होता है कि वो 60 डेज और 90 डेज का ही पता होता है, तो क्या इससे आगे भी कोई चार्जशीट फाइल होने की जो अवधि होती है? See, there are certain special cases like NDPS cases के अंदर 180 डेज का टाइम फ्रेम है कि 180 डेज के अंदर चार्जशीट हैज टू बी फाइल्ड. अगर 180 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होती है और अगर प्रोसिक्यूशन कुछ टाइम मांगना चाहता है तो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को विद रीजन एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी. अगर वो एप्लीकेशन मूव नहीं हुई है, इन दैट केस द बेल हैज टू बी ग्रांटेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट. सो सम स्पेशल एक्ट्स के अंदर 180 डेज का भी टाइम है. तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी. मैं एडवोकेट आदित्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं. तो आदित्य सर, आप कुछ बताना चाहेंगे, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो? क्योंकि दर्शकों को जो है वो उनकी सिचुएशन आ जाती है कई बार कि उनका कोई रिलेटिव जेल में बंद होता है, लेकिन वो जो है चार्जशीट लेट हो जाती है फाइल, तो आपके सामने कोई ऐसा मामला आया हो? मेरे सामने तो एक ही अभी रिसेंटली हमने एक बेल कराई थी जो कि अमजद भाई ने बताई, आपके सामने जो एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ में. अच्छा. तो उसमें हुआ क्या था हमारे साथ में कि जज साहब ने कहा कि भाई इस बेल को विड्रॉ कर लो आप, क्योंकि ये जो है जो चार्जशीट है ऑलरेडी फाइल है. बट उसमें हमने जज साहब से रिक्वेस्ट करी कि इसको हम आर्ग्यू करेंगे. देन उसके बाद में हमने कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जज साहब को दी. देन फाइनली वो जज साहब ने बेल ग्रांट कर दी. तो आप तो लोग हमारे सामने ये बहुत वाकया बहुत है. मुबारकबाद कि 167 में डिफॉल्ट बेल आपने ले ली, क्योंकि बहुत कमी से ऐसे देखने को मिलता है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है खास करके एक्यूज के लिए भी, और एडवोकेट्स के लिए तो है ही, लेकिन एक्यूज के लिए तो पूरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल सलीम भाई. क्योंकि जैसे पॉक्सो का केस आपने बताया तो जल्दी से जमानत होती नहीं है इसमें, तो उस हिसाब से जो है वो तो एक गोल्डन लक वाला ही शख्स होगा. तो इस अच्छा, अभी इसमें मैं बेल में एक छोटी सी एडिशन और करना चाहूंगा. अभी रिसेंटली एक चीज और देखने में आई है. देखिए, जेल और बेल, जेल उन लोगों के लिए जरूरी है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो सोसाइटी में लोगों को हर्ट करते हैं अननेसेसरली, और बहुत सारे केसेस हैं वो मतलब दे डोंट गिव वैल्यू टू द ह्यूमन लाइफ्स, राइट. तो कुछ लोग जो कि मान लीजिए डिफॉल्ट बेल पे बाहर आ गए फॉर एग्जांपल, एंड स्टिल दे आर थ्रेट टू द सोसाइटी. अब उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बेल जो है वो कंडीशनल है. अगर कोई आदमी कंडीशंस को तोड़ता है, इट डजंट मीन कि वो होल लाइफ अब डिफॉल्ट बेल पे आ गया है, वो बेल पे रहेगा, ट्रायल चलेगा 3 साल 4 साल. सो इस केस में अगर वो कंडीशंस को ब्रीच करता है, इन केस ही बिकम्स अगेन थ्रेट टू द सोसाइटी, तो वो बेल ऑन मेरिट्स कैंसिल भी की जा सकती है. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली गिवन द जजमेंट बाय ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल हैज गिवन द जजमेंट कि भाई अगर कोई मिसयूज करता है इस बेल का तो मेरिट्स पे वो कैंसिल भी की जा सकती है. यानी कि जिन लोगों को बेल मिल चुकी है तो वो इस बात की खुशी ना बनाए कि अगर एडवोकेट की मेहनत से, उसकी जो शार्पनेस से अगर बेल मिल गई है तो उसका वो मिसयूज ना करें. तो Correct. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. आज का हमारा सेशन डिफॉल्ट बेल का बहुत अच्छा रहा और आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. इसमें सर मैं लास्ट में जाते जाते आपसे एक छोटा सा सवाल और करना चाहूंगा. इसमें कोई जजमेंट कोड करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से हमारे एडवोकेट्स भाई भी जो है हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको जजमेंट में ताकि वो थोड़ा सा आसानी मिल सके. Certainly, there are certain judgments of the appellate courts. अगर आप उसको सर्च करेंगे, छगनती versus State of MP, and also there are several other good judgments of the Delhi High Courts are also there. तो अगर आप 167(2) पे अगर देखेंगे तो indefeasible right है, and you will get so many judgments from the Supreme Court also. तो छगनती versus State of MP is one of the best judgment. बिल्कुल. अब इसमें अगर आप लोगों को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ये वीडियो, अगर उनको डिफॉल्ट बेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या हमारे जो एडवोकेट्स भाई देख रहे हैं अगर उनको किसी जजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है,
तो हमारे पैनल में जितने भी एडवोकेट जुड़े हुए हैं, एडवोकेट सुमित खोवाल है, एडवोकेट अमजद खान है, एडवोकेट हमारे आदित्य सर हैं, तो इनसे कोई भी, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके फोन नंबर के साथ जो है इनकी डिटेल डाल दूंगा। आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और इनको बाय व्हाट्सएप भी मैसेज करके भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।